देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रमुखों के सामने डिजिटल इंडिया अभियान की ज़बरदस्त मार्केटिंग की है। सिलिकॉन वैली में आयोजित एक बैठक में प्रधानमंत्री ने उनसे बड़े निवेश की अपील की और उन्हें भारत में जिम्मेदार और पारदर्शी गवर्नेंस का भरोसा दिया। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें निजता और सुरक्षा की भी पूरी गारंटी मिलेगी। सिलिकॉन वैली में काम करने वाली बड़ी कंपनियों के सीईओज़ के सामने मोदी ने भारत के 500 रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही वाईफाई पहुंचाने का ऐलान किया और कहा कि देश के 6 लाख गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार की आक्रामक नीति अपनाएगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी 125 करोड़ की आबादी डिजिटली एक दूसरे से जुड़ जाए। देश में ब्रॉडबैंड उपयोग गत वर्ष 63% बढ़ा है और हम सभी स्कूल और कॉलेजों को ब्रॉडबैंड से जोड़ देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था और लोगों की ज़िंदगी जिस रफ्तार से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ती जा रही है, उसी गति से हम डाटा की निजता, सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार और साइबर सुरक्षा भी मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने बड़ी कंपनियों से वायदा किया कि वो भारत में गवर्नेंस को बदल कर रख देंगे। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य के भारत में सोशल मीडिया का क्या रोल रहने वाला है और इससे देश के हालात कैसे और कितने बेहतर होंगे। मेरे साथ इस चर्चा में एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ लेखक और पत्रकार दिलीप चेरियन, साइबर मामलों के जानकार विराग गुप्ता और टेलीकॉम मामलों के जानकार रवि वी शारदा प्रसाद और साइबर मीडिया मैगजीन के ग्रुप एडिटर इब्राहिम अहमद। आप सभी का स्वागत है। दिलीप चेरियन साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अमेरिका गए हैं और वहां वो ख़ास करके जो साइबर से रिलेटेड कंपनियां हैं, मीडिया से रिलेटेड और सोशल मीडिया से, उस पर उन्होंने ख़ास फोकस किया है और अपनी जो डिजिटल इंडिया कैंपेन की एक तरह से ज़बरदस्त मार्केटिंग की है, ये कहा जा रहा है। आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इन कंपनी से बात करना बहुत ज़रूरी है अगर डिजिटल इंडिया होना है और ठीक तरीके से होना है जी। क्योंकि आपको ये शायद सबको पता होगा कि इस वक्त जैसे फेसबुक के जो मेंबर्स हैं वो चाइना के पॉपुलेशन से थोड़ा ही कम है जी। और ये एक देश के हिसाब से देखना चाहिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़े बड़े कंपनीज हैं। इनके जो सीईओज हैं वो ग्लोबल डायलॉग को काफ़ी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं जी। और अगर इंडिया को ये आशा है कि हमें लीप फ्रॉग करके जहाँ हमारा एनालॉग है वहाँ से हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, एनालॉग भी नहीं है इस वक्त हम देखें तो ये लीप फ्रॉग के लिए इन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट, इनका टेक्नोलॉजी और इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमें वो देख के समझ के उसके आधार पे आगे जाना पड़ेगा। नहीं तो हमें जा तो पाएंगे पर रास्ता में कई बाधाएं पड़ेंगे जी। विराग गुप्ता साहब, आप किस रूप में देख रहे हैं जिस तरह से हिंदुस्तान में सोशल मीडिया का मार्केट बढ़ रहा है? कहा जा रहा है कि इस वक्त लगभग 12 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं, करीब 3 करोड़ लिंक्डइन से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग 2.25 करोड़ लोग ट्विटर से जुड़े हुए हैं और 60 लाख लोग इंस्टाग्राम। तो ये एक बड़ा पैमाना है और अमेरिका के बाद में हर सोशल ग्रुप के साथ लगभग ये है कि वो दूसरे नंबर पर है। तो ये जो एक बड़ा मार्केट बन रहा है और जिसमें कि 125 अरब करोड़ की जो हमारी आबादी है उससे प्रधानमंत्री जोड़ने की बात कह रहे हैं, कितना संभव है ये? आपने बहुत सही आंकड़े दिए। अमेरिका के बाद विश्व में भारत सबसे बड़ा देश है, इंटरनेट का यूज़र है जी। और 2 खासियत हैं। पहले नंबर पे डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि चाइना में उतनी डेमोक्रेसी नहीं है, खुलापन नहीं है। और दूसरा, यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं। लगभग 125 करोड़ के देश में हमारे पास 97 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और 30 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। उनमें से जो आपने डेटा दिया सब मिलाकर के लगभग 15 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं जी। हमारी भी आवश्यकता है, इन कंपनियों की भी आवश्यकता है क्योंकि इन कंपनियों को भारत से बहुत बड़ा व्यापार मिलता है। इन कंपनियों की जो आवश्यकता है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक ने भी अपना internet.org चालू करने का प्लान किया है जिसके बारे में आलोचना हो रही है कि ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है और इसकी वजह से जो यहाँ पर IT स्टार्टअप्स हैं उनको प्रॉब्लम। फेसबुक क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि मेरे 15 करोड़ से 30 करोड़ का जो गैप है, जहाँ पर इंटरनेट यूज़ हो रहा है पर सोशल मीडिया यूज़ नहीं हो रहा है,
उस गैप को वो अपने ग्राहकों के माध्यम से भरना चाहता है। जी। देश में फेसबुक को हर ग्राहक से लगभग 700 रुपये की आमदनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई वो समाज सेवा कर रहे हैं। गूगल क्या चाहता है? गूगल चाहता है कि 30 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं, पर 97 करोड़ जो मोबाइल यूज़र हैं, वो जो गैप है वो मेरा इस्तेमाल करें। उसके लिए वो उन्होंने यहाँ पर गूगल जो व्यू मैपिंग है, जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री ने वहाँ से देखा भी अमेरिका से, और उन्होंने पटना, बनारस और ताजमहल, इन तीनों को उन्होंने गूगल के माध्यम से देखने की कोशिश की। तो गूगल इस माध्यम से घुसना चाह रहा है। सवाल इसमें यह है कि कंपनियों का और सरकार का, दोनों को क्या क्या रोल बनता है। सरकार की तरफ से इन कंपनियों का डिजिटल इंडिया के हिसाब से सही कानूनों का मेरे हिसाब से अभी तक नियमन नहीं हो पा रहा है, जैसा भी इंक्रिप्शन पॉलिसी में देखा। इन कंपनियों की तरफ से भारत में सर्वर्स लगाना, भारत में ऑफिस चालू करना और अधिक अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना, वो नहीं हो पा रहा है। मैं आता हूँ आपके पास में। रवि शारदा प्रसाद साहब, आप भारत में सोशल मीडिया का क्या भविष्य देखते हैं? और ये जो कहा जा रहा है, जिस पैमाने पे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि एक बड़ा बाज़ार भारत बन के उभर रहा है और जिस पे प्रधानमंत्री ने जाकर के फोकस किया है, हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ, ज़रूर। जितने भी जो सामाजिक दूर ये जो माध्यम हैं जी, तो जितने भी विपणन देश हैं उनमें से सबसे पहले भारत है, फिर नाइजीरिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्राज़ील है। ये पांचों देश हैं जहाँ सबसे वृद्धि हो रही है ग्राहकों में। तो उनके विपणन के लिए जी, ये उनके बिजनेस के लिए ये सबसे प्रथम देश हैं जिनमें फेसबुक या ट्विटर या जितने भी सामाजिक माध्यम हैं उनको जाना है इन देशों में। तो सबसे बड़ी वृद्धि हो रही है भारत में, और हो सकती है क्योंकि जितने भी हैं कि करीब 10-12 करोड़ हैं, लेकिन हो सकता है कि करीब 50-60 करोड़ लोग ग्राहक बन सकते हैं। जी। इब्राहिम अहमद साहब, आप एक लंबे समय से कंप्यूटर माध्यमों से जुड़ी पत्रिका के संपादक हैं। आप इस सोशल मीडिया के भविष्य को किस तरह से देखते हैं भारत में, और क्या इसको जो प्रमोट करने की कोशिशें सरकार की तरफ से, ख़ास करके प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही हैं, उसका कुछ असर पड़ने वाला है, ऐसा लगता है आपको? जी कुर्बान साहब, जैसा कि आपने और मुझसे पहले बोलने वालों ने कहा, सोशल मीडिया का पूरे समाज पे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सरकार हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो एनजीओज़ हों, चाहे वो बिजनेसेस हों, सब पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज हों, हॉस्पिटल्स हों। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें ये देखा गया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग अपनी ऑब्जेक्टिव्स में, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाए हैं। बहुत सिंपल उदाहरण है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और गुड़गांव में मैंने देखा है कि ये जो इलेक्ट्रीशियंस हैं या प्लम्बर्स हैं या जो खिड़कियाँ ठीक करते हैं, ये लोग व्हाट्सएप का बहुत बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपने क्लाइंट्स तक पहुंचते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए साहब, मैंने ये यहाँ खिड़की ठीक की थी, मैंने यहाँ एसी लगाया है, यहाँ ये किया है, ये देखिए, इसकी पिक्चर्स भी हैं, तस्वीरें हैं जी। तो उसी तरीके से अगर आप देखिएगा कि ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, इसमें सोशल मीडिया हो, अब चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो गूगल हो, वो इतना इस्तेमाल हो रहा है और उसका इतना फ़ायदा हो रहा है। आज बल्कि कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब सोशल मीडिया की वजह से 5 साल नहीं लगेंगे, अब 5 मिनट में सरकार को फीडबैक मिल जाता है और पता चल जाता है अब उसको क्या चीज़ आगे बढ़ानी है, क्या चीज़ वापस लेनी है जी। तो सोशल मीडिया का तो ज़िंदगी के हर पहलू पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब बच्चे स्कूल के जो हैं वो घर लौट के सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उनसे मना कीजिए तो वो कहते हैं नहीं, हमें होमवर्क करना है, हमें अपने टीचर्स के साथ बात करनी है, हमें अपने दोस्तों के साथ बात करनी है होमवर्क के लिए या प्रोजेक्ट के लिए। तो शायद अब कोई पहलू ऐसा बचा हुआ नहीं लगता है ज़िंदगी का जिसमें सोशल मीडिया का असर नहीं है जी। अब इसमें सोशल मीडिया के दुरुपयोग भी होता है, जैसे आपने पिछले साल सुना था जो बेंगलोर में हंगामा हुआ था नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के ख़िलाफ़,
जी। तो वो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग था, उसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाए ठीक से। लेकिन सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं और उनका बहुत क्लियरली, बहुत तेज़ी से पूरे समाज पे असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और बहुत असर बढ़ेगा। जी, मैं आता हूँ आपके पास में। इब्राहिम साहब बने रहिए आप हमारे साथ। दिलीप चेरियन साहब, जैसा अभी इब्राहिम कह रहे थे और मेरा भी आपसे अगला सवाल यही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक चीज़ों में, पॉजिटिव कामों में भी हो रहा है, नेगेटिव कामों में भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा जो देश है जिसकी एक संरचना इस तरह की है कि बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसंप्रदाय वाला देश है, तो उसमें हमने देखा है कि जहाँ विकास के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है वहाँ दंगों के लिए भी हो रहा है। इसके भी उदाहरण सामने आए। और क्या हम बहैसियत एक देश के इस क्रांति से, जो ये क्रांति हुई है सूचना युग में, उससे निपटने में सक्षम हैं? देखिए, पहला तो ये है कि हम सक्षम नहीं है इस वक्त, और उसका कारण है क्योंकि ये नया एक चीज़ है जिससे हम पूरा समझ नहीं पा रहे हैं। पर इसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है जी। यंग इंडिया जो है वो सोशल मीडिया पे ही, जैसे इब्राहिम साहब ने कहा, सोशल मीडिया पे ही सब कुछ कर रहे हैं। एक दूसरी चीज़ ये है कि हम जो कह रहे हैं कि भारत पूरा इस सोशल मीडिया पे इस वक्त नहीं है। अगर हम देखें, इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात की थी मिस्टर गुप्ता ने, पर अगर हम देखें तो हमारा ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन 28% है, अमेरिका में इस वक्त 90% है। तो हमें बहुत दूर जाना है, और शायद मोदी जी ने इसे कहा अमेरिका में, वो फाइबर ऑप्टिक केबल और ये सब चीज़ें से शायद ये जल्दी बढ़ने वाला है। पर इस वक्त जो है, जो इस सोशल मीडिया को डोमिनेट करते हैं, आपका जो प्रश्न है, कई लोग जो डोमिनेट करते हैं वो थोड़ा सा उसको दुरुपयोग भी करते हैं, और दुरुपयोग करने का टेक्निक्स उनके पास है भी। तो इसलिए आंसर ये नहीं है कि गवर्नमेंट जाके कोई नए रूल बनाए, क्योंकि उससे इसका स्टाइफलिंग होगा और उससे प्रॉब्लम ही होगा। और यंगर जनरेशन जो है वो, जैसे पॉर्न बैन का हुआ था, एन्क्रिप्शन का हुआ था, बहुत जल्दी उसका एक रिएक्शन होता है, और गवर्नमेंट को ये पता है कि उनको कंट्रोल करने में उनका पॉपुलैरिटी कम होना ही होना है। वीरा गुप्ता साहब, आप साइबर क्राइम्स के भी माहिर हैं, और जो सवाल मैंने दिलीप चेरियन साहब से किया वही है कि ऐसे हालात में कि जब हमारी जनसंख्या तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हमारा सोशल सिस्टम तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, उस तरह से सोशल मीडिया भी डेवलप कर रहा है और हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ा है। वैसे में हम देखते हैं कि साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्या हम उन पर अंकुश लगाने में सक्षम हैं? सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस हैं, 3 मेजर एरियाज़ हैं। पहला मेजर एरिया है डिजिटल डिवाइड, जब जिसके पास सोशल मीडिया है और जिसके पास नहीं है, या जो कंपनीज टैक्स पे कर रही हैं, नहीं पे कर रही हैं, उस डिजिटल डिवाइड का देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा उसका पहलू है नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जो तीसरा पहलू है वो सोशल पहलू है, जैसा इब्राहिम जी ने बोला, बच्चों पर उसका प्रभाव, या आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे मर्ज आ गए हैं, सोशल मीडिया संबंधित अवसाद आ गए हैं। अगर हम टेररिज्म और साइबर क्राइम्स की बात करें, इसके बारे में बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि 7 से 8% यूजर्स फेसबुक के, उनके अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से डुप्लीकेट हैं, गलत हैं, फर्जी हैं। नो, जो आतंकवादी या जो असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं वो गुमनाम लोग करते हैं। उस गुमनाम लोगों को कैसे ठीक किया जाए, मैं समझ रहा हूँ इसका टेलीकॉम यूजर्स का और सोशल मीडिया का सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। टेलीकॉम में ट्राई के पास ऐसे कानून है जिसका पालन होता है कि कोई भी व्यक्ति गलत आइडेंटिटी से, बगैर केवाईसी के अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर सोशल मीडिया, चूंकि वो इंटरनेट से जुड़ा है, और अगर उसका मोबाइल के साथ उसका अगर सही हम सिंक्रोनाइजेशन कर दें, तो अगर गलत आइडेंटिटी नहीं होगी तो फिर देश के सारे कानूनों के हिसाब से आप गलत लोगों को पकड़ सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब गुमनाम आदमी आकर के अपराध करता है। रवि साहब, हमको ये बताया जा रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन युग में ये सूचना क्रांति हो रही है, इससे देश की भलाई होने वाली है, देश का विकास होने वाला है, लेकिन इस पर भी कई लोगों ने सवालिया निशान लगाया है। लोगों का कहना है कि साहब, मूलभूत बुनियादी ढांचा नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, वैसे में आप मोबाइल तो
चलिए आपने दे दिए कि लगभग जितनी आबादी है उतने ही मोबाइल होने वाले हैं, लेकिन जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनको आमतौर पे ये शिकायत रहती है, ख़ास करके छोटे शहरों में, कस्बों में और गाँव में, कि वहाँ बिजली ही नहीं है। वैसे में हम कैसे उम्मीद करें कि हम इससे विकास कर पाएंगे? नहीं, you have to look at internet penetration and broadband penetration as a driver of economic growth, as a driver, as a multiplier effect, which have vast multiplier effects. In fact, there was a study carried out recently by ICRIER, which found that if an increase in mobile penetration by 10% increased GDP by about 1.2%. आप हिंदी में कहें तो हमारे दर्शकों के लिए ये थोड़ा बहुत मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। एंड एन इंक्रीज इन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इंक्रीज द जीडीपी by about 1.6%. And this study by ICRIER also showed that, let us say, if Bihar had the same mobile penetration rate that Punjab has, then its state, the gross domestic product, would be 4% higher. You also have to look at in the terms of the digital divide जो है, that it is, you have to look at broadband penetration and mobile penetration as a cost saver and a time saver. It greatly increases the velocity of business. So a person, a fisherman does not have to go to the shop. In Kerala, there have been a lot of studies shown that straight from the seas, he is able to sell his things within the, he's able to sell straight from the sea, he's able to sell in the marketplace without having to reach the shore. आप इसे अगर हमारे दर्शकों को हिंदी में कहें तो ज़्यादा सुविधा होगी। नहीं, ठीक है, अगले बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। जी, आप जो कह रहे थे उसको आप कहें। जी नहीं, ये जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था है, पहले तो आपको देखना है कि डिजिटल इंडिया को सफल करने में के लिए आपकी अवसंरचना स्थापित करना चाहिए। बहुत सारे ये जो बैकबोन फाइबर्स लगाने हैं, ऑप्टिकल केबल लगाने हैं, और फिर लास्ट माइल के लिए आप सचल सुविधा कर सकते हैं, मोबाइल पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो जितना भी अंतर्जाल इंटरनेट पेनिट्रेशन हो सकता है, तो अगर ऐसे इस टाइप की अवसंरचना स्थापित कर सकते हैं तो उससे तो बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। जी इब्राहिम साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि हम लगता है कि शायद इब्राहिम साहब से हमारा संपर्क फ़िलहाल नहीं है, हम आएंगे उनके पास। दिलीप साहब, ये जो बात की जा रही है देश में कि साहब एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी तादाद में लोग गरीब हो रहे हैं, बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है। दूसरी तरफ हम लोग अपने आप को बहुत एडवांस नेशन के तौर पे डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो बीच में खाई आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे भी समाज के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगा, विपरीत पड़ेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नौजवान के हाथ में अगर आप मोबाइल दें और मोबाइल पे आप इंटरनेट दे दें सस्ते दाम पे, तो वो कुछ ना कुछ तो तरीका अपनाएंगे जो उनके लायक हो, जहां वो उसका एडवांटेज ले सकता है। अगर वो भी रोक जाए तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़ने वाला है, तो शायद थोड़ी देर हो सकता है, पर जब तक उनके पास उम्मीद है और हाथ में मोबाइल है और ब्रॉडबैंड का शायद कई जगहों पे है, जैसे रेलवे स्टेशन पे मोदी जी ने जो इस वक्त किया है 500 रेलवे स्टेशन, इसके बाद 5000 रेलवे स्टेशन हो जाए तो कई लोगों जो यूज़ करना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के आसपास आके उसको यूज़ करेंगे। और मेरे ख्याल में कंपनीज भी कई व्यवस्था ये ऐसे शुरू कर रहे हैं जहाँ उनको टैप करने का उम्मीद है। जी विराग साहब, मैं आज ही पढ़ रहा था फेसबुक पर कि साहब प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं सारे रेलवे स्टेशंस को, सारे स्कूल कॉलेजेस को जोड़ा जाएगा वाईफाई से, लेकिन वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, सफाई की सुविधा होनी चाहिए, वो तक नहीं है। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स देने की जो अमेरिका या दूसरे एडवांस देशों में है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, उसमें हम ये सोशल मीडिया को डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा?
मैं आपने भी जो चेरियन जी से पूछा और अभी आपने जो पूछा, मैं दोनों को जोड़ करके जवाब देता हूँ जी। इस सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया से सबका साथ तो हो जाता है। सबका साथ जैसे अगर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, क्लीनलीनेस के क्षेत्र में, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, बेटी बचाओ के लिए, तो एक इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है, सूचना का माध्यम है, तो हम सबको साथ ले लेते हैं। पर जब सबके विकास की बात आती है तो इंटरनेट, अभी OECD की एक रिपोर्ट है और इंटरनेट का इकोनॉमिक मॉडल बहुत ही गंदा है। अभी प्रधानमंत्री आयरलैंड होते हुए अमेरिका गए। आयरलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा असमानता है, क्योंकि जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ पूरे विश्व को के संसाधनों पर कब्जा करके पैसे का वो केंद्रीकरण कर रही हैं और उस पर टैक्स नहीं दे रही हैं। आज प्रधानमंत्री जिन कंपनियों से मिले, उनमें से 7 कंपनियों की जो वैल्यू थी वो भारत की GDP से बड़ी थी। जैसा चिरियन जी ने बोला कि एक कंपनी ऐसी है जिसके पास चाइना के बराबर लोग हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को, पूरी व्यवस्था को प्रभावित करने लगी, सरकारें बदलने लगी हैं। तो उस माहौल में सबका विकास कैसे होगा, डिजिटल डिवाइड कैसे रहेगी, संसाधन पूरे हमारे अमेरिका क्या चले जाएंगे, डेटा पर पूरा क्या अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। तो इन्हीं विषयों पर इन कंपनियों की जवाबदेही भी बनती है। इन्हीं विषयों पर हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, सरकार हैं, उनको सावधानी भी बरतनी है कि इन कंपनियों को यहाँ पर बिजनेस करने से पहले उचित कानून बनाए जाएं, जिससे कि स्वतंत्रता भी रहे और उनके ऊपर प्रॉपर नियमन भी रहें। जी रवि साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि कृषि से भी जोड़ा जाएगा इंटरनेट को, ब्रॉडबैंड को, सोशल मीडिया को, और इससे उनका विकास किया जाएगा। ऐसे में जब देश के किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार चरमरा रही है, वैसे में हम इन आंकड़ों से, जो बढ़ते हुए सोशल मीडिया के आंकड़े बताए जा रहे हैं और जो भारत का भविष्य बताया जा रहा है, उसमें कैसे सामंजस्य, इक्विलिब्रियम बैठा पाएंगे? नहीं, ये जनसंचार माध्यम, ये जितने भी सामाजिक माध्यम हैं, ये इंफॉर्मेशन को प्रसारित करने के लिए बहुत ही उचित है जी, बहुत ही अनुकूल है इंफॉर्मेशन, समाचार और सबको प्रसारित करने के लिए। तो क्या होता है ना कि एक किसान वो देख सकता है कि अभी क्या फसल, व्हाट शुड आई सो, कि क्या वेदर कंडीशंस हैं, वो अपने जितने भी ज़मीन के सॉइल कंडीशंस हैं वो व्हाट्सएप कर सकता है, अपने जितने भी कृषि के विश्वविद्यालय विशेषज्ञों को व्हाट्सएप करके पूछ सकता है कि बस ये है, ये सॉइल का कंडीशन है, अब क्या अगर बाढ़ आने वाला है या अगर ड्राउट आने वाला है तो क्या मैं GM कॉटन सो करूं। तो ये सब सारे सवाल वो विशेषज्ञ को एकदम पूछ सकता है और एकदम सलाह ले सकता है दुनिया के सबसे मशहूर विशेषज्ञों से। जी इब्राहिम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बात कही जा रही है कि भारत में जिस तरह से ये जो सूचना सेवाएं हैं, ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इसका विस्तार हो रहा है, उसके लिए जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जो जैसे सड़क है, बिजली है, उसका पूरी तरह से ढांचा ठीक ढंग से देश में बना नहीं है। आपकी क्या राय है कि क्या उसमें कुछ तब्दीली आ रही है और क्या हालात बेहतर हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं? ये बड़ा अच्छा आपने मुझसे सवाल किया और मैं अभी खुद से ही कहने वाला था। देखिए, अभी मैं आपके पैनल डिस्कशन से बाहर हो गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है जो इन सब चीज़ों को चलाएगा वो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम जी। और ये एक बहुत बड़ी शिकायत है टेलीकॉम इंडस्ट्री की कि सरकार जो है उनको स्पेक्ट्रम नहीं दे रही है, एडिक्वेट स्पेक्ट्रम नहीं दे रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ कनेक्टिविटी, चाहे वो वॉइस की हो, चाहे वो डेटा की हो, चाहे वो वीडियो की हो, वो बहुत पर्याप्त नहीं है जी। तो मेरे ख्याल से सरकार को इसको बिल्कुल नए ढंग से सोचना पड़ेगा। अभी उन्होंने ट्रेडिंग की के बारे में पॉलिसी अनाउंस की है, तो लेकिन और उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि स्पेक्ट्रम जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया का, पूरा डिजिटल इंडिया फ्लॉप हो जाएगा अगर स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं है ठीक से। और वहीं पे बात आगे अगर देखिए आप, तो बिजली की बात है जी। तो बिजली
भी है। उसी की वजह से जितने सर्वर्स हैं, चाहे वो गूगल के हों, चाहे व्हाट्सएप को हों, और वो हिंदुस्तान में हम उनको लगाने की बात कर रहे हैं, या हम स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 200% ज़्यादा बिजली खींचते हैं, वो पावर यूज़ करते हैं फ़ोन्स का। तो इसलिए बिजली भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगी, जो कि जिस पे डिपेंड करेगा डिजिटल इंडिया के फ्यूचर का। तो स्पेक्ट्रम, बिजली, लोकल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हैं जिन पे गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। पावर की फील्ड में, बिजली की फील्ड में तो लिबरलाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तक हुआ है उसमें इतनी रुकावटें आ रही हैं कि मत पूछिए जी। तो अभी इन सब चीज़ों में आपने थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी की भी बात कही थी। अभी बहुत बड़े बड़े हादसे तो इंडिया में हुए ही नहीं हैं, और वो हो जाएंगे तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे? क्या अभी जो इन्होंने सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट्स किए थे, उस पर इतना बवाल मच गया और लोगों का कहना था कि इसको ठीक से सोचा नहीं गया था। तो मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म सोच की, एक प्रोफेशनल सोच की, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो, इन सब चीज़ों पे बहुत काम करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया वाकई अपना असर दिखाए, डिजिटल इंडिया से डिजिटल डिवाइड कम हो, आम आदमियों को बहुत फ़ायदा पहुँचे। तो मेरे ख्याल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार को एक नए सिरे से इन सारी चीज़ों पे सोचना चाहिए और नई पॉलिसीज़, नीतियाँ बनानी चाहिए। अगर वैसी पॉलिसीज़ नहीं होंगी तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, मेरा बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मेरा यही कहने का मतलब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रविशादा प्रसाद साहब आपका, और वीरा गुप्ता साहब आपका, और दिलीप चेरियन साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनकी सरकार जो नीतियां बना रही है, क्या हम उसके साथ भारत को आगे की ओर ले जाने में सक्षम है, या कि हमें उन नीतियों को पहले अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।